Okay, so chapter number 9, strategic performance measures in private sector and illustration 1. कहता है मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएल फॉर ईयर्स जस्ट कंक्लूडेड शोज द फॉलोइंग फिगर. ठीक है, रेवेन्यू दिया हुआ है 300 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, तो अपना जीपी कितना हो गया 300 माइनस 200 125 इज इक्वल टू 75. आर जीपी इज इक्वल टू 75. ठीक है. नाउ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 48 लाख माइनस 48, ये हो गया 27 हो गया अपना क्या 27 हो गया अपना EBIT. इसे हम EBIT को हम बहुत नाम से जानते हैं, ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं. इसे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसे हम ऑपरेटिंग मार्जिन भी कहते हैं. ठीक है, इसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं. ठीक है, एंड इसे हम PBIT भी कहते हैं. तो EBIT के बहुत सारे नाम होते हैं. ओके, हमारे पास कुछ बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं. टोटल एसेट और करंट लायबिलिटी दिया हुआ है. एंड ऑफ द ईयर जस्ट कंक्लूडेड यानी करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर. ओके, ठीक है, फेयर इनफ. कह रहा है हमें GP रेशियो निकालना है एंड ROCE निकालना है. ओके, कह रहा है कि क्योंकि ये कंपनी मॉडर्न फर्नीचर यानी फर्नीचर की इंडस्ट्री में है, तो फर्नीचर की जो इंडस्ट्री है वो एवरेज GP रेशियो 23% कमाता है और ROCE 12% कमाता है. तो हमें आंसर निकालने के बाद उस अकॉर्डिंग कमेंट करना है कि क्या इंडस्ट्री के एवरेज से हम मीट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे. ठीक है, तो GP रेशियो तो बहुत आसान है. GP कितना है 75 डिवाइडेड बाय 300 कितना होगा 75 डिवाइडेड बाय 300 25%. दैट्स इट, ईजी, वेरी ईजी, 25%. नाउ ROCE कैलकुलेट करने से पहले आपको मैं उसका एक बार मतलब बता देता हूँ. व्हाट डज इट मीन. देखो, ROCE दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. यहाँ पे दो पार्ट्स हैं. व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरह के होते हैं. एक डेट वाले हमारे पास पैसा लगाते हैं डेट के नाम पे, और शेयर होल्डर्स हमारे पास पैसा लगाते हैं इक्विटी के नाम पे. इसके अलावा कोई कैपिटल नहीं होता. ठीक है, इसके अलावा कोई कैपिटल हमारे एंटिटी में एम्प्लॉय हो ही नहीं सकता. ठीक है, डेट और इक्विटी. ROCE कहता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. तो हमने ROCE समझ लिया, अब रिटर्न यानी हम इन डेट वालों को जिन्होंने हमारे कंपनी में पैसा लगाया है एंड इक्विटी वालों को जिन्होंने हमारे कंपनी में पैसा लगाया है, उन्हें रिटर्न कितना दे रहे हैं उनके पैसे पे. अब रिटर्न क्या होता है, इनकम. अब इनकम कई तरीके की होती है. ग्रॉस प्रॉफिट होती है. ठीक है, दूसरा EBIT होती है, तीसरा EAT होती है, चौथा EBT होती है. ठीक है, सॉरी ये मैंने स्वैप कर दिया, 1 सेकेंड. चलो कोई बात नहीं, वैसे भी हमें फ्लो थोड़ी देखना है. ठीक है, और पांचवा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. बेसिकली मुझे फ्लो में ये यहाँ लिखना चाहिए था और ये यहाँ लिखना चाहिए था, फिर कोई बात नहीं. ये माइनस क्यों नहीं हुआ. ठीक है, कोई बात छोड़ो. ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा था, 5 तरह की इनकम होती है. अब कौन सा इनकम की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं. हमें ऐसा इनकम दिखना है जहाँ पे डेट वालों को पैसा और इक्विटी वालों को पैसा दोनों इंक्लूड है. डेट वालों को पैसा इंटरेस्ट होता है, और इक्विटी वालों का पैसा अदर देन इंटरेस्ट होता है. सो ऐसा कौन सा इन पांचों में से है जिसमें इंटरेस्ट भी है और अदर देन इंटरेस्ट भी है. GP में बिल्कुल, GP में भी इंटरेस्ट होता है और अदर देन इंटरेस्ट भी होता है. EBIT में भी इंटरेस्ट होता है एंड अदर देन इंटरेस्ट होता है. EAT में इंटरेस्ट होता ही नहीं, क्योंकि EAT निकालने के लिए हमें EBIT से पहले इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, देन
हमें टैक्स माइनस करना होता है। सो ईएटी में टेक्निकली इंटरेस्ट पार्ट है ही नहीं, सो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं डेफिनेटली। ईबीटी कैसे निकलता है, क्योंकि ये थर्ड पार्ट था, तो जब ईबीआईटी से आप आई माइनस करते हो, इंटरेस्ट माइनस करते हो, देन ईबीटी निकलता है, और ईबीटी में जब टैक्स माइनस करते हो देन ईएटी निकलता है। सो डेफिनेटली वी आर ऑल्सो नॉट टॉकिंग अबाउट ईबीटी, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट पोर्शन नहीं है। 5 होता है, इसके नाम में ही है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो यहाँ पे डेट वालों की बात ही नहीं है। सो वी आर ऑल्सो नॉट टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉफिट। सो हम या तो जीपी या तो ईबीआईटी की बात कर रहे हैं। तो कौन सी, इन दोनों में से कौन सा है, हम गैस तो नहीं कर सकते। देखो, है दोनों में इंटरेस्ट और अदर देन इंटरेस्ट, लेकिन जीपी के बाद ये ईबीआईटी आता है, जीपी के बाद ईबीआईटी आता है। तो वी आर गोइंग टू टेक द लेटेस्ट एंड द फर्दर मोस्ट ईबीआईटी, पहले जीपी देन ईबीआईटी। तो हम ईबीआईटी लेते हैं क्योंकि जीपी के बाद कुछ और एक्सपेंसेस भी माइनस होती है, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद ईबीआईटी होती है, ईबीआईटी के बाद इंटरेस्ट माइनस होती है, जो हमें नहीं करना है। ठीक है, सो फाइनलाइज ये हुआ कि हमें ईबीआईटी लेना है। ठीक है, सो आरओसी का फॉर्मूला हो गया कि हम कितना ईबीआईटी कमा करके दे रहे हैं, किसमें, डेट पे और इक्विटी पे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, फॉर्मूला का लॉजिक क्लियर हो गया। ठीक है, ईबीआईटी क्वेश्चन में दे रखा है क्या? हाँ जी, क्वेश्चन में दे नहीं रखा, हमने निकाला था ईबीआईटी 27। ठीक है, तो 27 यहाँ लिख देते हैं, ईबीआईटी हम यहाँ पे 27 लिख देते हैं। अब हमें डेट और इक्विटी पता करना है। क्या डेट और इक्विटी दिया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं दिया हुआ है। चलो मैं एक और आपको समझाता हूँ, एक टेबल समझाता हूँ आपको। वी नो टोटल सॉरी यार, क्या लिखते रहता हूँ मैं, टोटल लायबिलिटी एंड टोटल एसेट्स। ये एक जनरल स्टेटमेंट है बैलेंस शीट का। टोटल एसेट में क्या क्या आता है? फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ठीक है, टोटल लायबिलिटी में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल, देन रिजर्व एंड सरप्लस, देन डेट आता है जो कि होता है लॉन्ग टर्म, देन क्या आता है, करंट लायबिलिटी जो कि होता है शॉर्ट टर्म। ठीक है, ये होती है एक जनरल बैलेंस शीट। नाउ जो अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है वो होती है इक्विटी और डेट। तो ये हो गया इक्विटी पोर्शन, ये हो गया डेट पोर्शन। कैपिटल एम्प्लॉयड कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होता, हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। तो ये भी डेट, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, इसलिए इसका नाम करंट लायबिलिटी है। एंड करंट लायबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं बनता। ठीक है, अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज कि शेयर होल्डर फंड 10 रुपये है, रिजर्व एंड सरप्लस 5 रुपये है, डेट 2 रुपये है, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 रुपये है। टोटल कितना बन गया? 10 + 5 + 5 + 2, 10 + 5 10 20 22। ठीक है, ये हो गया 22 रुपये। सो यहाँ भी ये 22 रुपये होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली बैलेंस शीट मैच करना पड़ेगा। नाउ अगर हम डायरेक्टली निकालें तो अपना कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 10 + 5 + 2 दैट इज 17। अपना कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम डायरेक्टली निकालें तो 17 है। लेकिन क्या और तरीके हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए? एक तरीका है, अगर हम इस टोटल में से इसको माइनस कर दें तो बचा हुआ अमाउंट क्या ये वाला पार्ट होगा? अगर हम इस पोर्शन में से इसको माइनस कर दें तो क्या जो अमाउंट बचेगा वो ये 3 अमाउंट होगा? बिल्कुल होगा। चलो मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। ये वाला पोर्शन कितने अमाउंट का था? ये वाला पोर्शन 22 रुपये का था। ठीक है, ये रहा 22 रुपये। अगर हम इसमें 5 रुपये माइनस करते हैं, 22 - 5 कितना आता है? 17। सो मैथमेटिकली भी एंड लॉजिकली भी हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली निकालने की ऑप्शंस दी हुई है। ठीक है,
हमें टोटल एसेट्स दिया हुआ है ये वाला पार्ट, एंड करंट लायबिलिटी दी हुई है ये वाला पार्ट। तो अपना कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हुआ, 225 माइनस 43 182, ठीक है। एंड यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हुआ, 209 माइनस 31, 209 माइनस 31, ये हो गया 178। अब हमारे पास दो कैपिटल एम्प्लॉयड है, लेना कौन सा है। हमारे पास ओपनिंग है 178 एंड क्लोजिंग है 182, ठीक है। हमको लेना कौन सा है। तो एक स्टूडेंट ये बोलेगा कि हमारे पास ओपनिंग 178 था, इस साल 4 रुपये ऐड हुआ है, तो क्लोजिंग 182 हुआ है, तो हमें 182 यानी टोटल लेना चाहिए। ओपनिंग कितना था, इस साल 4 रुपये ऐड हुआ है, तो टोटल में ओवरऑल आज तक का ओवर द लाइफ टाइम मेरा टोटल 182 है, तो मुझे 182 लेना चाहिए, ये एक स्टूडेंट बोलेगा। लेकिन वो स्टूडेंट सिर्फ एक एस्पेक्ट देख रहा है यहाँ पे, बस वो सिंगल एस्पेक्ट देख रहा है, एक दूसरा एस्पेक्ट वो मिस कर रहा है। कौन सा एस्पेक्ट, चलो मैं इसी में ऐड करता हूँ। आपका ये वाला भी है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस दौरान इस फाइनेंशियल ईयर में ये ओपनिंग और क्लोजिंग ईयर के बीच में एक 400 लाख का या 400 का फिगर ऐड हुआ था, और ये अप्रैल में ऐड हुआ था, और ये फेब तक था। अप्रैल में ऐड हुआ था और ये फेब तक था, यानी 11 महीने था, ये 11 महीने था। और मार्च का क्लोजिंग होते होते ये 400 रुपये विड्रॉ कर लिया गया, जिसकी वजह से इसका नील इफेक्ट हो गया, और 182 में इस 400 का इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, 182 में इस 400 का इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। सो आपके केस में आप बोल रहे हो कि 182 ले लेते हैं, तो आप तो इस 400 का इम्पैक्ट ही नहीं ले रहे हो। ये जो 400 रुपये अपना काम 11 महीने तक इस कंपनी में कर रहा था, उसका आप इम्पैक्ट ले ही नहीं रहे हो, है ना। उसका इम्पैक्ट आप ले ही नहीं रहे हो अपने कैपिटल एम्प्लॉयड में। आप चाहे ओपनिंग ले लो 178 ले लो या 182 ले लो, आप इस 400 का इम्पैक्ट ले ही नहीं रहे हो। तो वो स्टूडेंट ये एस्पेक्ट मिस कर रहा है कि अगर उतना अमाउंट ऐड हुआ और क्लोजिंग होने से पहले ही वो अमाउंट लेस कर दिया गया, सो उसका इम्पैक्ट क्लोजिंग में दिख ही नहीं रहा। तो अब अगर आप कोई एक अमाउंट लोगे तो उसका इम्पैक्ट आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूला में नहीं ले रहे हो। तो इसका तरीका क्या है, मैं कैसे इसका इम्पैक्ट लूँ। सो इसका इम्पैक्ट एक ही तरीका है, 178 प्लस 182 डिवाइडेड बाई 2 उसका एवरेज निकालना। 178 डिवाइडेड बाई 182 डिवाइडेड बाई 2, 178 प्लस 182 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 180, ये हो गया 180। अब देखा जाए ये भी एकदम टू द पॉइंट एक्यूरेट नहीं है, ये भी एकदम टू द पॉइंट एक्यूरेट नहीं है, लेकिन एवरेज इज़ द ओनली थिंग जो आपको बताता है बेस्ट पॉसिबल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एनीथिंग, बेस्ट पॉसिबल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एनीथिंग। तो इस केस में ये एवरेज करने के वजह से हमें बेस्ट पॉसिबल अप्रॉक्सीमेशन मिल रहा है ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो ना ही ओपनिंग लेने से फ़ायदा होगा, ना ही क्लोजिंग लेने से बात बनेगी, हमें एवरेज लेना पड़ेगा। यानी टोटल में पूरे साल में 180 रुपये का कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ था। ये भी एक्यूरेट नहीं है, मैं प्रैक्टिकली बात करूँ ये भी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये बेस्ट पॉसिबल अप्रॉक्सीमेशन है। ऐसे केसेस में जहाँ पे आप इग्नोर कर रहे हो, आप एवरेज लगा लोगे तो इसका भी इम्पैक्ट आ जाता है। सो इसलिए आप एवरेज, जब भी क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया रहा है, यू शैल टेक एवरेज ऑफ दोज टू, ठीक है, तभी आपका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर निकल करके आता है, ठीक है। सो यहाँ पे लेंगे हम 180, तो 27 डिवाइडेड बाई 180 इज इक्वल टू 15, ये क्या होगा, हाँ, इज इक्वल टू 15%। सो हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल करके आ गया 15%, जो सही है, एंड जीपी भी अपना सही है। सो आई होप आप लॉजिक समझ पाए हो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूला का, ठीक है। EBIT हम क्यों लेते हैं, नीचे डेट और इक्विटी क्यों लेते हैं, और अगर दो
कैपिटल अगर कैपिटल एम्प्लॉयड अगर डायरेक्टली निकालने के लिए ऑप्शन नहीं दिया है तो इनडायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं? अगर दो कैपिटल एम्प्लॉयड है, प्रीवियस भी और करंट भी, तो हमें ना ही प्रीवियस लेना चाहिए ना ही करंट लेना चाहिए, हमें एवरेज लेना चाहिए, एवरेज लेना चाहिए, क्योंकि आप वो दूसरा एस्पेक्ट मिस कर रहे होते हो, ठीक है, वो दूसरा एस्पेक्ट आप मिस कर रहे होते हो। इसीलिए हमें एवरेज लेना चाहिए, क्योंकि वो बेस्ट पॉसिबल अप्रॉक्सीमेशन बताता है ऑफ एनीथिंग। एवरेज ऑलवेज टेल्स यू द बेस्ट पॉसिबल अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 2 पे आते हैं। इलस्ट्रेशन 2 वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कह रहा है, अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने ये पॉइंट मिस कर दिया कि कह रहा था कि इंडस्ट्री का जीपी रेशियो 23 है और आरओसी 12 है, तो कमेंट करो। तो हाँ, जीपी इंडस्ट्री रेशियो एवरेज जीपी रेशियो 23 है, हम 25 कमा रहे हैं, हम बेहतर कमा रहे हैं। आरओसी 12 है, हम 15 कमा रहे हैं, बेहतर कमा रहे हैं। इलस्ट्रेशन 2 कह रहा है कि अगर आरओसी 16 होता तो क्या होता? तो सिंपल सी बात है, हम बेहतर नहीं कमा रहे हैं, ख़त्म, शॉर्ट एंड सिंपल।